ओके, ऑलराइट जी। अब आप अपना जी सवाल पूछिए, क्योंकि मैंने वो एरिया निकाल लिया है जो आपका सवाल से रिलेटेड हो। सर जी सर जो सेट ऑफ लीनियर कोकरेंस जो इक्वेशंस थी हल करनी है, जो जी सर हसीब ने प्रोजेक्ट दिया हुआ है, हाँ वो हाँ। वो आपने शायद नहीं करवाया। अच्छा, अगरचे जी वो सर। हम उसको एग्जाम्पल भी आपको कराएंगे और करा देंगे, लेकिन हमने आपको अ, बताया था कि उसका तरीका ये है, वो हम आपको दे चुके हैं। और असाइनमेंट में यही होता है कि हम आपसे थोड़ा बहुत काम जो हम आपको सिखा चुके हैं, इनडायरेक्टली सिखा चुके हैं, हम चाहते हैं कि आप उस पर थोड़ी सी एफर्ट करें और उसको अचीव करें। जो हमने आपको ये सर असाइनमेंट देने में आपसे जो तवक्को की, असाइनमेंट में कुछ काम होना चाहिए ना, बिल्कुल। अब जब हम एग्जाम्पल कर लेंगे तो आप तो वन बाय वन कॉपी करोगे उसे, अगर इस्तेमाल करोगे। हमने आपको ये किया था, जो मैंने आपको बता भी दिया था, कि हमने आपको इंटीजर मैथ्स में हर चीज सिखा दी डिटेल से। सॉल्विंग ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी सिखा दी, और उसके लिए वो मैट्रिक्स इनवर्स लेने का तरीका, एडजॉइंट लेना, और ये सब सिखा दिया। हमने आपको इंटीजर मैथ्स में हर चीज सिखाई, रिपीट की। फिर आपको मॉड अलजेब्रा सिखाया, और फिर आपको बताया कि मॉड अलजेब्रा में जो एडिशनल चीज सीखी है, वो आपने सीखा है कि कोई भी इंटीजर नंबर्स के जहां भी कहीं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करनी हो तो कैसे करना है। अगर ये आपको आता है तो अब वो सारा जो आपको इंटीजर अलजेब्रा सिखाया था, वो सब आपको अब मॉड अलजेब्रा में आप वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और क्योंकि इंटीजर अलजेब्रा में आपको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स लेना सिखा दिया, तो अब आप मॉड अलजेब्रा में भी ले सकते हो। इस सेंस में आपको वो सारा सिखाया और उसको बता भी दिया। आप उसी को इस्तेमाल करके आप इस असाइनमेंट को आपको अचीव कर लेना चाहिए था। दैट वुड बी दैट विल बी योर क्रेडिट कि आपने असाइनमेंट करने में कुछ एफर्ट की, कुछ रिलेट किया। एनीवे anyway, आप में से सर अब वो कोशिश की है लेकिन हो नहीं रहे थे हमसे ना। अच्छा, जी चलिए, सर। पहले ये बताओ कि आपसे क्योंकि इंटीजर में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आप निकाल सकते हो? वो आपने जी किया? सर। जो मैंने जी सर आपको वो किए बता हुए जी दिया हैं। सर। था, वो किया आपने? जी सर। जी वो हो सर वो जी। जाता है? किए हुए हैं। वो हो जी जाता सर। है? जी हो जाते हैं। अच्छा, उसको कैसे वेरीफाई किया कि आपका आंसर सही था? जब आपने एक इंटीजर मैट्रिक्स को लिया और उसको इनवर्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, तो आपको कैसे पता चला कि आपने ये सही काम किया और आपका आंसर सही है? हम्म, ओके, वेरीफाई करने का तरीका सिंपली इनवर्स मैट्रिक्स का यही है कि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इज इनवर्स मैट्रिक्स, जो भी आप आइडेंटिटी के बराबर आएगा सर। हाँ, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। वो आपको वेरीफाई कर जी। देगा कि आपका ए इनवर्स सही है। तो चले, अगर अब देखते हैं कि व्हाट इज द डिफिकल्टी, कि अगर आप ये काम कर सकते थे इंटीजर में, तो आप क्यों मॉड अलजेब्रा वाले मैट्रिसेस को इनवर्स लेना या सॉल्व करना नहीं कर सके? लेट्स लुक एट दैट। दैट इज अवर, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, इन दिस हम असल में ये कर रहे हैं, हम तो इस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे थे एग्जांपल। हमने कहा आपको मैथ्स वाला पार्ट तो सिखा दिया है, आपको आता है। हम अब ले रहे थे कि हम कह रहे थे कि यार अब आपको इफाइन साइफर में जब उसको ब्रेक करना होता है कोड, उसमें भी लीनियर इक्वेशंस बनती हैं, और उनको ब्रेक करने का तरीका यह है कि आप उनको सॉल्व करें। तो यहाँ हम इफाइन साइफर की एप्लीकेशन में उस काम को इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इट ऑल्सो मीन्स कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता था तो वो भी आपका चेक हो जाए और रिवाइज हो जाए। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो हमने ये कहा वेयर वी वर लास्ट टाइम, और हम क्या कह रहे थे?
कि हमने कहा कि ये हमारा एफाइन साइफर में it combines multiplicative and additive inverse, that is affine cipher। और वो हमने बताया कि ये मल्टीप्लिकेटिव पार्ट है, इसकी अपनी की है, ये उसके आउटपुट को फिर एडिटिव साइफर अप्लाई होता है, ये उसकी की है। और इस तरह ये एनक्रिप्शन एल्गोरिदम बिकम्स, यहाँ दो हिस्सों में हमने दिखाया टी और टी को लिया है, लेकिन एक्चुअली ये टी की जगह अगर ये पूरा लिखें तो ये एक्चुअली ये बन जाता है कि आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, उसको प्लेन टेक्स्ट को आप की K1 से, जिसको मल्टीप्लिकेटिव साइफर की कहते हैं K1, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जो रिजल्ट आता है इस पूरे का, उसमें आप एडिटिव पार्ट की ऐड कर देते हैं K2, और इस पूरी चीज को मॉड, क्योंकि हमारा मॉड्यूलस में है Z26 हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेट फॉर 26 नंबर्स फ्रॉम 0 to 25, जो आपके अल्फाबेट्स A to Z के लिए आपके नंबर थे, इसलिए हम मॉड Z26 का सेट इस्तेमाल कर रहे हैं और मॉड 26 का अलजबरा कर रहे हैं। तो इस तरह ये जो साइफर है, इट विल बी ए नंबर लेस देन 26 between 0 to 25, and that number corresponds to a text, but that text will be different than this P का लेटर के अगेंस्ट C का लेटर मुख्तलिफ होगा, इसलिए हम इसको साइफर टेक्स्ट और उसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। ये की है और ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। इसी तरह दूसरे एंड पर इसके रिवर्स में पहले एडिटिव के असर को कैंसिल करने के लिए C को माइनस K2 किया, इस वही K2 है मगर माइनस किया, उसकी आउटपुट पर को मल्टीप्लाई किया, इधर जो की थी उसके इनवर्स से, K1 यहाँ K1 आ रहा है, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, उलट काम किए दोनों। अमूमन डिक्रिप्शन इसको कैंसिलेशन करेगा, इस ऐड का कैंसिलेशन सब्ट्रैक्ट से, और ये मल्टीप्लाई की कैंसिलेशन बाय डिवाइड, ये K1 इनवर्स, ये भी मॉडल जबरा में है। इसलिए डिक्रिप्शन एल्गोरिथम इन दोनों को मिला के क्या होगा कि C माइनस K2, ये इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम K1 इनवर्स से, ये पूरी चीज जो होगी उसका मॉड 26 लेंगे तो P दोबारा रिकवर हो जाएगा। ये हमारा ओवरऑल था। इसमें हमने आपको ये भी बताया कि कीज के डोमेन या पॉसिबिलिटीज क्या हैं। K2 एडिटिव है, एडिटिव साइफर की है, तो तमाम Z26 का जो हमारा सेट है, Z26 का मतलब है 0 से 25 तक के तमाम नंबर, ये हमारा सेट था P के लिए। तो एडिटिव साइफर में हमें K2 का यहाँ इन्वर्स चाहिए माइनस K2। तमाम Z26 के जो नंबर हैं 0 से 25, हर एक का एडिटिव इन्वर्स मौजूद है, इसलिए K2 कैन हैव एनी वैल्यू इन दिस सेट Z26, 0 से लेकर 25 तक। तो 26 पॉसिबिलिटीज इस की हैं। लेकिन ये जो एडिटिव, ये जो मल्टीप्लिकेटिव साइफर के लिए की इस्तेमाल है, हमने बताया था कि किसी सेट में नॉट ऑल द नंबर्स हैव द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारा यही Z26 के सेट में से जब हम ये K1 सिलेक्ट करना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि यार सारे नंबरों का इनवर्स नहीं है, तो हमें तो वो नंबर सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिनका इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों? इधर जो भी K1 हम सिलेक्ट करेंगे उस K1 को यूज करके यहाँ K1 इनवर्स चाहिए होगा डिक्रिप्शन में। तो अगर ऐसा K1 आप सिलेक्ट कर लो कि जिसका इनवर्स ही नहीं है मल्टीप्लिकेटिव, तो वो आपका ये डिक्रिप्शन सिस्टम काम नहीं करेगा। तो you can only select from that Z26 sets those numbers which have multiplicative inverse। और उसका एक तरीका हमने कि यार वो कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो वो हमने बताया था कि ये जो मॉड्यूलस होता है 26, इसके ऐसे सारे नंबर जो इसके रिलेटिव प्राइम है, वो तमाम नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
हमने पीछे कहीं वो तमाम नंबर इसके ट्राई किए 1 2 3 4 5, तो हमने देखा उसमें से 12 ऐसे नंबर थे जो इसके रिलेटिव प्राइम है, वो हमने एक जगह पीछे लिस्ट भी देखी है। तो देयर कैन बी ओनली दोज 12 पॉसिबल कीज जो K1 हो सकती हैं इस पूरे Z26 में से, वो वाली। इनको हम अक्सर इस सेट का नाम हम कह देते हैं Z26 स्टार। ये स्टार सेट है कि ये वो वाले नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी सेट में है। इससे आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने का काम भी छोटा हो जाता है कि आप इन्हीं नंबरों में ढूंढते हैं उनके इनवर्सेस। इससे हमें यह भी पता चला कि हमारा जो की डोमेन है एफाइन साइफर का, ठीक है ना, इसका की डोमेन 26 था एडिटिव का। जब खाली मल्टीप्लिकेटिव किया था तो हमने वहां भी देखा कि उसका की डोमेन सिर्फ ये 12 है। हाउएवर इसमें क्योंकि ये दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं अगेंस्ट एनी वन ऑफ दीज की, यू कैन हैव एनी वन ऑफ दीज की, तो इसके हर एक के अगेंस्ट ये 26 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो इसके 12 के अगेंस्ट 12 इंटू 26 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो पॉसिबल की डोमेन इसकी 12 इंटू 26 है विच इज 312। तो अगर कीज की तादाद 312 हो सकती है, तो जैसे मैंने इसका बताया था कि इसका की डोमेन इस 312, और जब आप ब्रूट फोर्स अटैक करोगे तब भी आपको यही तमाम कीज ट्राई करनी पड़ेंगी। तो ब्रूट फोर्स अटैक की कॉम्प्लेक्सिटी भी 312 है। तो ये तो वो था कि फाइन साइफर कैसे काम करता है। और मगर यहाँ ये 312 वाली बात जो मैं कह रहा था कि ये एनक्रिप्शन, ये डिक्रिप्शन, ये K1 K2 पेयर, K1 इनवर्स फॉर K1 माइनस K2 फॉर K2, ये एडिटिव इनवर्स है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। K1 का सेट में Z26 स्टार एलिमेंट्स जो 12 है, K2 के सेट में ऑल Z26 एलिमेंट्स जो कि 26 हैं। साइज ऑफ द की डोमेन K1 के Z26 स्टार का साइज ये जो है ये उसके काउंट को शो करता है। Z26 के सेट में 26 स्टार के सेट में कितने एलिमेंट्स है इसको हम कहते हैं साइज। इसी तरह Z26 का क्या साइज है, ये 12 है, ये 26 है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 312 है। की का डोमेन साइज 312 है। ब्रूट फोर्स अटैक में आपको सारी कीज ट्राई करनी पड़ेंगे 312। तो complexity cryptanalysis of Fan cipher by brute force means 312 attempts. For additive cipher means 26 attempts. For multiplicative cipher means 12 attempts. हमने पीछे किए हैं, इसमें means 312 attempts. अब आपका वो your part of the issue will be addressed here. हम कह रहे हैं किस इसको क्रिप्टो एनालिसिस एफाइन साइफर करने के कई तरीके हैं। एक था ब्रूट फोर्स जो अभी हमने देख लिया, जो हमें पता है कि डिक्रिप्टर पे आप वो कीज बारी बारी में ट्राई करें, जो वैल्यू की कि आपको राइट आंसर दे दे आप उसको वो कर लें इस्तेमाल। आप कहते हैं मैंने ब्रेक कर दी की। एक और तरीका जो हमने बताया था कि किसी क्रिप्टो एनालिटिक अटैकर, एक ये तरीका है उसका, एक ये भी है कि वो जो उसके अप्रोच है एल्गोरिथम्स की, वो he tries to look into the approach of algorithm design and he tries to find some loophole कि मैं किस तरह इस के मैथमेटिकल अलजेब्रिक ऐसा कोई अटैक करूं कि जिससे मैं उसको ब्रेक करूं। तो वो दूसरा अटैक की टाइप होती है अलजेब्रिक अटैक। एक और आगे हम सीखेंगे जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल अटैक। ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड अटैक कि कोई चीज की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस क्या है इसके बेस पे होता है। एनीवे हमने ये अटैक सीख लिया, अब हम इस अटैक को देख रहे हैं एफाइन साइफर में कि अलजेब्रिक अटैक क्या होता है। ओके, ये एफाइन साइफर है। अलजेब्रिक अटैक इसमें ये है कि जो हमने कह रहे हैं कि एफाइन साइफर की हमने अभी इक्वेशन देखी पीछे सीखी, यहाँ पर भी ये है, मगर लेट से ये कि हम कहते हैं कि C इज इक्वल टू ये
ये फाइन साइफर की इक्वेशन है कि C विल बी P इंटू K1 प्लस K2। ये है एफाइन साइफर की एनक्रिप्शन की इक्वेशन, और इसी का रिवर्स डिक्रिप्शन में। तो एफाइन साइफर का बिहेवियर इज ए लाइक ए लीनियर इक्वेशन। इसको अगर हम y सोचें, इसको x सोचें, तो ये x जो है फंक्शन y में बन रहा है fx, ये x का fx लें तो ये y, तो x से y बन रहा है। तो फिर अगर हम इसको देखें तो y इज इक्वल टू x इंटू ये कोई कांस्टेंट नंबर है 3x प्लस ये भी कांस्टेंट नंबर है 4, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, और ऑफ कोर्स ये मॉड अलजेब्रा है तो मॉड 26 में। तो affine cipher has in its design of algorithm linear equations, और लोगों को मालूम है, people knew it, कि यार लीनियर इक्वेशंस तो हम अगर जितने उसके अननोन हो हमारे पास उतनी इक्वेशनें हो तो हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसके ये वैल्यूज हम मालूम कर सकते हैं कि हम इन इक्वेशंस के अगर x और y के कुछ दो सेट्स मालूम हो तो हम k1 और k2 ये जो दो अननोन्स हैं इनको हम मालूम कर लेंगे। अगर हम उसके जरिए से k1 k2 मालूम कर लेते हैं तो हमने इस की को ब्रेक कर लिया जस्ट बाय सॉल्विंग दोस टू लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन दो अननोन को फाइंड करने में काफी होती है। ये असूल हमने इसमें क्रिप्टोएनालिटिकल अटैकर ने इस पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया। जो मैंने अभी बात समझाई वो ये थी कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस हो उसमें दो चीजें अननोन हो तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, 7x प्लस 9y 7, इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। अच्छा, ओके जी अबू बकर, आप जी सर अबू इसमें बकर ये क्वेश्चन। मॉड 26 क्या चीज है, मतलब नंबर है, ठीक है। जी मॉड 26 क्या चीज है ये? ओके, ऑलराइट, ओके। मैंने आपको मॉड अलजेब्रा में बताया था कि मॉड अलजेब्रा के हमारे जब शुरू हुआ था तो वो ये था कि अगर ये नंबर a है और इसको हम n से डिवाइड करते हैं और कोशेंट हमारा q आता है और रिमाइंडर हमारा r आता है, तो हम इंटीजर मैथ में कहते हैं कि ये डिविडेंड a इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर एंड कोशेंट एंड q प्लस रिमाइंडर r। ये नॉर्मल डिवीजन है, इसके ये दो इनपुट्स होते हैं और ये इसके दो आउटपुट्स हैं, कोशेंट। जब हम मॉड अलजेब्रा इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टर्म कि कोशेंट क्या है, हमें कोशेंट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें रिमाइंडर से इंटरेस्ट है। तो हम इसमें कहते हैं कि ये ए को जब डिवाइड करें एन से, उसको डिवाइड करने को कह के बाद जो हम चाहते हैं उसको हम कहते हैं मॉड लें अगर इसका विद रिस्पेक्ट टू एन, तो अवर आंसर इज ओनली रिमाइंडर आर। यहाँ डिवीजन की बजाय अगर a डिवाइड बाय n करेंगे तो आंसर में q और r दोनों चाहिए। अगर हम कहेंगे a मॉड n तो इसका मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन रिमाइंडर आल्सो, व्हाट इज द रिमाइंडर r। और हमने मॉड सीखा, मॉड के सवाल किए, हर चीज का मॉड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस का भी। ये मॉड डिटरमिन करता है कि आपके मॉड्यूलस अलजेब्रा में अल्फाबेट का साइज क्या है, क्योंकि रिमाइंडर कैन नेवर बी मोर देन n। तो
all your calculations will end up under n, जो मॉड है, मॉड्यूलस, n को मॉड्यूलस कहते हैं। इसलिए सर मॉड n के अलजेब्रा में हमारा सेट 0 से n-1 होता है। यानी अगर मॉड्यूलस n इस्तेमाल कर रहे हैं तो zn हम सेट का नाम लिखना, हमने पहले इंटीजर के लिए हम सेट का नाम रखते थे z हमने रखा था कि यार ये इंटीजर का सेट है। इसके अंदर -∞ से लेकर 0 और +∞ तक तमाम होल नंबर्स इसमें थे, ये z था। लेकिन जब हमने कहा z mod n वाला सेट क्या होगा, यानी अगर मॉड्यूलस n ले लें z से, तो आपके ऑल आंसर्स इस सेट के 0 से n-1 के दरमियान होंगे, 0 से n-1। तो हमारा सेट Zn या मॉड n के साथ जो सेट होता है उसके तमाम सिंबल्स की वैल्यू 0 से n-1 होती है। इसी पर हमने कहा ओके, अगर इफ यू हैव अ सेट से Z5, इसका मतलब मॉड 5 है और इस सेट में एलिमेंट्स होंगे 0 से लेकर 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि रिमाइंडर सिर्फ ये हो सकते हैं मॉड 5 के। यहीं पर इस केस में हमारा जो सेट है, जब हम टेक्स्ट के लेटर्स पर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो हमारे सिंबल्स का सेट हमने रखा कि ओके, हमारा टेक्स्ट ए से लेकर और जेड तक के तमाम नंबर्स, तमाम लेटर्स को हमारा सिंबल है, ये है टोटल। अब हमारा सेट ऑफ थिंग्स जिस पे हम प्रोसेसिंग कर रहे होंगे वो ए से जेड तक है। ये 26 नंबर हैं, इनको हमने इवन नंबरों में किया क्योंकि कैलकुलेशन के लिए नंबर चाहिए थे। तो हमने कहा ओके, इफ ए इज ए नंबर 0 एंड बी इज ए नंबर 1 तो z इज ए नंबर 25। एक्चुअली अब हमारे तमाम अल्फाबेट सिंबल्स का सेट फॉर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अगर वो टेक्स्ट का है तो वो 0 से 25 या a से z है। तो any set which is limited from 0 to 25 has 26 elements और ये mod 26 के तहत काम करेगा क्योंकि no value will come beyond 25। तो इसको हम कह रहे हैं ये सेट Z26 है और इसमें mod 26 इस्तेमाल होगा जब हम टेक्स्ट के बेस पर अल्गोरिदम्स को कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करेंगे। तो ये Z में 26 जो है ये साइज है और ये मॉड है हमारा, ठीक है? ओके ठीक सर। सर अगर हमारा मोड होता है, हमारा रिमाइंडर जो बच रहा होता है जी, सी में भी आपके पास ये एक बहुत हमेशा से आप जी, इस्तेमाल ऑपरेटर जो अब होता हम है उसके डिटेल में गए हैं। यस, मॉड जी का मतलब सर, होता अगर है हमारा ये जो ए मोड एन की है, इसमें ए की जगह अगर हम ए अगर छोटा हो जाता है और मोड एन बड़ा हो जाता है तो हाँ हमारा रिमाइंडर कैसे छोटा बचेगा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कि अगर आप कह रहे हैं, ये मैं समझ गया, अगर आप कह रहे हैं मुझे आपको कैलकुलेट करना है 4 mod 5 तो आपका आंसर क्या होगा? यस, 4 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, मॉड्यूलस का मतलब ये 0 पे जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, या क्वोशंट 0, रिमाइंडर 4। जब तक आपका ये छोटा रहता है डिविडेंड डिवाइजर से, ये मॉड्यूलस है, ये डिविडेंड ये a है, ये n है। जब तक ये छोटा रहेगा, यहाँ 1 होगा तब भी, 2 होगा तब भी, 3 होगा तब भी, 4 होगा तब भी, आपका आंसर वही रहेगा, रिमाइंडर विल बी सेम। तो इसका आंसर 4 mod 5 का आंसर इज 4, बिल्कुल। 3 mod 5 का आंसर इज 3, नो चेंज। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आएगा जब ये इस मॉड्यूलस के बराबर या इससे ज्यादा होगा। लेट्स से 5 mod 5 का आंसर क्या होगा बताओ? 5 mod 5
व्हाट विल द आंसर? तब 0 आएगा, जी 0 आएगा। 0, रिमाइंडर इज 0। 6 mod 5 1। 1। ये अब देखें जब ये बड़ा होगा तो दोबारा इट विल मैप इनटू सेम रेंज ऑफ 0 to n-1, जो इस केस में होगा 0 से लेकर 4 तक। इट विल मैप मॉड्यूलस के अंदर अंदर सारे आंसर होने। तो ये Z5 का सेट है, इसमें मॉड्यूलस 5 ले रहे हैं, इसके तमाम आंसर्स 0 से n-1 यानी 0 से 4 के अंदर होंगे, क्योंकि तमाम रिमाइंडर उसके अंदर होने चाहिए। और जब वो नंबर छोटे हैं और मॉड ले रहे हैं तो वो वही रहेंगे, जब वो नंबर बड़ा है और उसका मॉड ले रहे हैं तो वो दोबारा उसी के अंदर आ जाएगा, और आपका सारा अलजबरा मॉड के अंदर अंदर चलेगा। ये हमारा इसमें एम, ठीक है, ओके। यस सर। और अब हम कह रहे हैं कि यार ये कैसे अटैकर फायदा उठाएगा। अच्छा, पहले मैं कह रहा था ये लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास हुई, हमारे पास ये इंटीजर में जब लीनियर इक्वेशन होती थी, हम कहते हैं दो अननोन है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बहुत से तरीके, एक तरीका ये है कि हम यहाँ जो मैंने पीछे आपको दिखाया, जो आपने पहला प्रोजेक्ट में भी किया, कि हम इसको ए लिख लें 3419 3479, ये ए, और ये तमाम वेरिएबल्स अननोन को एक्स लिख लें, आगे सी लिख लें, ए एक्स इज इक्वल टू सी। और हमें ये x मालूम करने हैं अननोन, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी। तो a हमारे पास है नोन, इसका हम a इनवर्स हमें सीखा हुआ है हमने इंटीजर मैथ्स में, और वो था एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और उसके जरिए से हम इसको अननोन को फाइंड कर सकते हैं। ये हमने किया हुआ काम इंटीजर में। अब हम अगर इधर भी यही काम आए, यही इक्वेशन मैं यहां दे दूं, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा सिवाय इसके कि मेरे अब इस पूरी इक्वेशन के बाहर यहाँ मॉड 26 लिखा होगा। अगर मैं टेक्स्ट का काम कर रहा हूँ तो मॉड अलजेब्रा में कोई ना कोई मॉड होगा, टेक्स्ट वाले केसेस में ये होगा मॉड 26। यहाँ बाहर इसके मॉड 26 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसमें हर नंबर मॉड 26 के तहत। इसी तरह इसके बाहर भी मैं लिख दूंगा मॉड 26, और मैं यही सारे काम फिर करूंगा जो यहाँ का किए मैंने। लेकिन जहां भी कहीं मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड इसके अंदर किए थे, वहां मैं जब भी वो कैलकुलेशन करूंगा तो मॉड 26 की कैलकुलेशन करूंगा। अदरवाइज इट इज द सेम थिंग जो हम यहाँ इस एग्जांपल में देखते हैं कि मेरा इक्वेशन बेसिक थी सी, ये थी मेरी सी इज इक्वल टू पी इंटू के 1, और इसमें ऐड करता था मैं प्लस k2। ये मेरी इक्वेशन थी बेसिक हर C और P के लिए। तो अगर मुझे एक पेयर C और P के दो पेयर हैं, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक में क्या होता है कि आपको साइफर के अगेंस्ट प्लेन टेक्स्ट पता होती है। तो मैं अगर नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक कर रहा हूं, इसका मतलब है मुझे एक C1 का पता है कि इसका P1 ये था, एक ये पता है मुझे, और एक मुझे पता है, एक और C पता है कि ये C2, इसका P2 ये था। तो मुझे P1 P2 कॉरस्पॉन्डिंग टू C1 C2 पता है। अगर मुझे ये पता है और अब मैं कहता हूं मैंने की मालूम करनी, की से होगा, फिर मैं सारे कोड को ब्रेक कर सकता हूं। इस एक पेयर का तो नोन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कैप्टन अटैकर के पास कुछ इंफॉर्मेशन नॉन प्लेन टेक्स्ट की हो सकती है लिमिटेड से, जिसकी बहुत सारी सिचुएशन है, लेकिन उसका एम होता है कि मैं इस लिमिटेड इंफॉर्मेशन के जरिए से की फाइंड कर लूं ताकि सारे कोड को ब्रेक कर दूं। वो यहां वो कर सकता है एल्जेब्रिकली इस प्रॉब्लम में। वो कहेगा कि मैं यहां C की जगह C1 और P की जगह P1 लिखूं तो मेरी ये इक्वेशन नोन है कि ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मेरी इक्वेशन ये बन गई, एक C1 और P1 पता है, तो C1 इज इक्वल टू P1 इंटू K1 प्लस K2।
फिर इसने कहा ओके मुझे एक और पेयर पता है C2 और P2 का, तो इसने कहा ओके उसी इक्वेशन में मैं यहाँ C की जगह C2 लिखूं और P की जगह P2 लिखूं, तो दिस इज अनदर इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशनें हमें पता है कि ये mod 26 है, ये बाहर मैंने mod 26 लिख दिया, इसमें है। तो अब मैं अगर कहता हूं कि ऑलराइट लेट मी डू दिस, अब ये इट इज जस्ट लाइक दिस इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी 3x + 4y, इस तरह की इक्वेशन है, क्योंकि अब k1 और k2 जो है वो x और y की जगह है, ये अननोन है x और y, और ये एक कांस्टेंट है जो मुझे पता है, ये कांस्टेंट है, ये b का कांस्टेंट है राइट साइड का, और ये मुझे इधर x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट 1 है, k2 का कोएफिशिएंट इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो इन दो इक्वेशनों को आई कैन राइट लाइक दिस इन मैट्रिक्स अलजेब्रा, p1 p2 1 1 k1 k2 ये xy है, और ये b1 b2 होता था राइट साइड पे वो c1 c2। तो मेरी ये इक्वेशन बन गई, और ऑफ कोर्स यहाँ ये mod 26 मुझे बाहर हर वक्त ख्याल रखना चाहिए, यहाँ पे भी लिखना चाहिए mod 26 अलजेब्रा में ये सारी चीजें हैं mod, ओके। और अब मैं कहूं इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, सॉल्व क्या है, क्रिप्टोनाइट अटैकर का मकसद क्या है, वो ये अननोन एक्स वाई जो होते हैं ये पता करे, जो कि यहाँ k1 k2 है, उसने ये फाइंड करना है कि ये क्या है, और उसके पास ये वैल्यूज हैं, एक p1 और c1 का पेयर पता है और दूसरा भी p2 और c2 का पेयर पता है। इनकी आप यहाँ इंटीजर वैल्यूज रख लो कि अगर आपको पता था कि l के अगेंस्ट मुझे t मिलता है तो l का नंबर यहाँ लिख लो, t का नंबर लिख लो। अगर आपको पता था मुझे s के अगेंस्ट q मिलता है तो यहाँ s का नंबर लिखो और यहाँ q का। तो अब इस इक्वेशन में आपके पास सारे नंबर हैं सिवाय x और y, k1 और k2। और इसको सॉल्व करने का तरीका जैसे हमें पहले पता था कि ये a है, ये उसको हमने p लिख दिया मैट्रिक्स a, ये मैट्रिक्स x थी क्योंकि यहाँ k1 k2 इसको मैंने k लिख दिया, ये कांस्टेंट की मैट्रिक्स थी जो पहले b1 b2 b होती थी, इसको मैंने c लिख दिया, ये एक वेक्टर c है, ये एक मैट्रिक्स p है, ये एक वेक्टर k है। तो p इंटू k इज इक्वल टू c। अगर मुझे k मालूम करना है ये k, तो मैं इस p को उस तरफ ले जाऊं तो p इनवर्स हो जाएगा। और ये ख्याल रहे उस तरफ ले जाने का मतलब क्या है कि मैं इस k को आइसोलेट कर रहा हूं, इसके लिए मुझे इस p को हटाना है। p को हटाने के लिए मुझे इसे लेफ्ट साइड पर p इनवर्स से अप्लाई करूंगा, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि राइट साइड पे तो k जुड़ा हुआ है पहले से, तो मुझे लेफ्ट पे इसके p इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये p वैनिश हो जाएगा, ये i हो जाएगा i। लेकिन क्योंकि मैं इक्वेशन के इस साइड पे p इनवर्स लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे इस तरफ भी c से लेफ्ट पे p इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, ये लेफ्ट और राइट की अहमियत है, क्योंकि इस तरफ p इनवर्स लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना लाजमी है, क्योंकि राइट पे k जुड़ा हुआ है, आप बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए इधर भी आपने लेफ्ट साइड पे p इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बात जरूरी है कि आपका k इज p इनवर्स इंटू c। अगर आप क्रिप्टोनाइट अटैकर इसको ब्रेक कर रहा है तो वो ये काम कर रहा है, ओके। तो अब इस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि ये हमारा वो a है जिसको हम p कह रहे हैं, इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स यानी p का इनवर्स चाहिए, और आपको c की वैल्यूज चाहिए वेक्टर। अगर आप इस मैट्रिक्स और इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको k1 k2 निकल आएगा, जैसे हम यहाँ पर x और y की वैल्यू मालूम कर रहे थे। सिर्फ फर्क क्या है, ये सब कुछ मॉड n में हो रहा है जो कि 26 है, मॉड 26 यहाँ भी बाहर लिख लीजिए, मॉड 26 यहाँ भी बाहर लिख लीजिए, तो ताकि ख्याल रहे कि मॉड 26 अलजेब्रा में काम हो, ओके। अब हम कहें कि यार हमें ये तो आता था, ये राइट साइड पे,
ये चीज तो हमें आती है, ये नहीं आती। लेट्स सी कि क्या जैसे इधर ए इनवर्स मालूम करते थे और इधर ए इनवर्स मालूम कर रहे हो, क्या इनमें कोई बहुत फर्क है? लेट्स सी। ये अब एग्जांपल कर लेते हैं जस्ट टू सी दैट। अटैक में आपने कहा 2 लेटर ई और टी उसने डाले। ये जो नॉन प्लेन टेक्स्ट यही होता है कि आपको कंप्यूटर की एक्सेस फॉर अ शॉर्ट टाइम मिली, उसमें एल्गोरिदम वाज ऑन, उसने की शी डाली हुई थी, आपके पास की नहीं है, आपने जल्दी से प्लेन टेक्स्ट में ई डाला, उसको डब्ल्यू मिल गया, आउटपुट आ गई। फिर आपने टी डाला, एफ मिल गई। तो आपने कहा ई और टी का आंसर डब्ल्यू और एफ मिलता है, यानी ई का आंसर मुझे डब्ल्यू मिलेगा, ई का एनक्रिप्टेड चीज डब्ल्यू आएगी और टी की एफ आएगी। तो आपने कहा ई का डब्ल्यू, टी का एफ। ये आपके पास नॉन प्लेन टेक्स्ट है, यानी डब्ल्यू साइफर के लिए नॉन है कि प्लेन टेक्स्ट ई है, एफ साइफर के लिए पता है नॉन कि ये टी है। बस ये एक पेयर ऑफ लेटर्स नॉन प्लेन टेक्स्ट के आपके पास हैं। अब आपसे कहा जा रहा है ओके फाइंड द की। क्रिप्टोनालिटिक अटैकर कह रहा है चलो मैं इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से की मालूम कर लूं, फिर मैं एक बहुत बड़ा टेक्स्ट को ब्रेक कर दूंगा। की मालूम हो जाए तो आप ओके। तो मुझे ये लेटर्स का मालूम था, ये प्लेन टेक्स्ट और ये साइफर टेक्स्ट। नंबरों में ये चीज है कि 4 बिकम्स 22 एंड 19 बिकम्स 55। ये ख्याल रहे कि मैं इसको जरा एम्फेसाइज करने के लिए ये बता दूं कि ये पी वाले लेटर्स हैं और ये प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स हैं और ये साइफर टेक्स्ट के लेटर, यानी P1 P2 है, ये P1 है, ये P2 है और ये C1 और C2 है। ठीक, इसी तरह ये भी P और C है नंबरों में, ये P1 P2 और ये C1 C2। ठीक, तो अगर हम ये P1 P2 C1 C2 अपनी इन इक्वेशंस में जो हमारे पास है, दो इक्वेशनों में हम इनको डाल दें, ये P1 C1 P2 C2 और ये इक्वेशन K1 K2 अननोन और ये इक्वेशन मॉड 26। इसको सॉल्व करने के लिए AX इज इक्वल टू B वाला असूल, ये हमारा A है जिसको हम P कह रहे हैं, ये हमारा P है, ये हमारा K है, ये हमारा C है। तो हम कहते हैं P इंटू के इज इक्वल टू सी। तो K हमें फाइंड करना है, तो K विल बी P इनवर्स इंटू सी। मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लेफ्ट साइड पे यहाँ P था और उसके उधर P इनवर्स अप्लाई किया है, तो इसमें C का भी P इनवर्स अप्लाई किया और हमारा ये असूल है, ये हमारा मैथमेटिकल रूल हमने इसमें फाइंड किया है कि ये होगा। अब इसको आप सॉल्व करें नॉर्मल उस तरीके से जो आपको सिखाया गया है फॉर एडजॉइंट और वो तरीका उसे अप्लाई करें। आपको ये मॉड अलजेब्रा के तहत हर जगह जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो ये करें तो आपको ये वैल्यूज आएंगी 11 और 4। सेम ऑल स्टेप्स सेम जो आपको ए इनवर्स के लिए आपने इस्तेमाल किए थे। ए इनवर्स में आपने कहा था कि इट इज एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपके नॉर्मल ए इनवर्स में भी ये रूल है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी जीरो
अगर वो 0 होगा तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इसमें भी आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एडजॉइंट और ए का तरीका आपको पता है, जो हमने कोफैक्टर मेथड से किया है। जब आप अगर वैसे ये चीज़ जब दो नंबरों में होती है तो वो और आसान हो जाती है, उसके लिए थोड़ा सा रट्टे वाला ऑप्शन भी है, लेकिन जो डेफिनेशन कोफैक्टर वाली है वही ठीक है, उसी को अप्लाई करें आप। लेकिन जब हम ये कहते हैं एडजॉइंट मालूम करने का तरीका जस्ट 2/2 जो इस केस में है, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि इसका एडजॉइंट आपने निकालना है, ठीक है, तो आप इन्हें स्वैप कर देते हैं और इनके साइन इनवर्स कर देते हैं। इस तरह करके इसका एडजॉइंट डायरेक्ट भी निकल आता है। ये इंटीजर मैथ में आपने सीखा हुआ है, वही इस्तेमाल करेंगे 2/2 में जो इंटीजर मैथ में है। डिटर्मिनेंट उसी तरह मालूम करेंगे कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। सिर्फ क्या हो रहा है, जब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं मॉड 26, यहाँ भी मॉड 26, यहाँ भी जब आप इनको कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो मॉड 26, बस। बाकी इट इज नॉर्मल अलजबरा ऑफ फाइंडिंग इनवर्स। तो आपने इसमें इनवर्स जब मालूम किया तो K1 और K2 आपके ये जो है वो निकल आए 11 and 4। 11 का जो इनवर्स है K का, वो K1 इनवर्स 19 होगा इन Z26 स्टार, ये उसके अंदर ये मिलेगा। ये आप को अभी K1 K2 पता चले हैं तो आप इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द डिक्रिप्टर साइड के लिए। और इसी तरह K2 पता चला है तो उसका भी -K2 26 - 4 होगा 22, वो निकल आएगा। तो अब आपको की पेयर भी मालूम हो गया और इन्वर्सेस भी उसके मालूम हो गए, तो अब ये क्रिप्टो अटैकर के पास हर चीज मौजूद है, ही कैन ब्रेक द कोड। और वो कैसे, कि अब उसके पास ये चीजें हैं, अब वो डिक्रिप्टर पकड़ेगा, डिक्रिप्टर में ये सी डालेगा, ये भाई उसने एक साइफर टेक्स्ट दे दिया, ये सी डालेगा और ये कीज डालेगा K1 K2 ये वाली डालेगा, अप्लाई करेगा। और जहां उसको कैलकुलेशन में डिक्रिप्टर के -K2 और K1 इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, वो ये वैल्यूज डालेगा। और बारी बारी P के अगेंस्ट ये की इस्तेमाल करके वो फाइंड कर लेगा कि क्या नंबर है, वो B है। फिर वो W उसमें फीड करेगा और फाइंड करेगा कि E है। फिर वो U फीड करेगा डिक्रिप्टर को और फाइंड करेगा S है। और इस तरह एक बहुत बड़ी एनक्रिप्टेड डाटा को ब्रेक कर देगा। एज ए इट इज रिटन बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर इज स्प्रिंग व्हेन फ्लावर्स ब्लूम। ये था एनक्रिप्टेड साइफर टेक्स्ट जिसको उसने ब्रेक कर दिया जस्ट बिकॉज उसने क्रिप्टा एनालिटिकल अटैक किया, एल्जेब्रिक अटैक किया। ही न्यू ओनली 2 लेटर्स नॉन प्लेन टेक्स्ट और उसको उसने एक्सप्लॉइट किया लीनियर इक्वेशंस के साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए, और उसने एक बहुत बड़ा कोड ब्रेक कर दिया। ये है एल्जेब्रिक तरीके से क्रिप्टल अटैक ऑन ए फाइन साइफर। ओके, ओके। अब ये हमने 2 किस्म के ये अटैक कर लिए, इसके फाइन साइफर सीख लिया। अब हम वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ आवर क्लासिकल साइफर जो हम सीख रहे हैं, उनकी हमने डिस्कशन जारी रखें। तीसरा जो स्टैटिस्टिकल फ्रीक्वेंसी अटैक है क्रिप्टो एनालिटिक का, वो अभी हमने इस वक्त डिस्कस नहीं किया, हमने 2 डिस्कस कर लिए हैं। एक हमने डिस्कस किया है एल्जेब्रिक अटैक और एक हमने किया ब्रूट फोर्स अटैक ऑन द फाइन साइफर। ये हम आफ्टर लिटिल टाइम ये भी डिस्कस करेंगे व्हेन वी रीच टू पॉली अल्फाबेटिक अटैक। ऑलराइट, हमने अब इसमें ये वाले
ओके, हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर में मोनो अल्फाबेटिक अटैक के बेस्ड साइफर सीख लिए। अब हम नेक्स्ट पॉली अल्फाबेटिक के उसको, अच्छा नहीं, मोनो का भी एक रहता है। मोनो के अभी हमने 3 सीखे हैं। ये मोनो में 3 थे, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, एफाइन। इसी में एक और साइफर है, परमुटेशन साइफर। अभी हम मोनो ही का ये 4th साइफर सीखेंगे। थर्ड ये था एफाइन, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, ये हमने इसकी एग्जाम्पल भी कर लिया। अब ये था, इसका 4th है परमुटेशन साइफर। व्हाट इज दैट? व्हाट इज परमुटेशन साइफर? अब हम ये देख रहे हैं मोनो अल्फाबेटिक में, सब्स्टिट्यूशन के मोनो अल्फाबेटिक में परमुटेशन साइफर क्या है। परमुटेशन साइफर, जैसे हमने परमुटेशन सीखे हैं मैथमेटिक्स में, परमुटेशन इज परम्यूटिंग थिंग्स, सेम थिंग्स, उनको आप रीअरेंज कर देते हैं। परम्यूट करना मे बी रियल। परम्यूटेशन में हमने जैसे देखा कि अगर 3 पोजीशंस हैं और हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं जिन पे 1 2 3 लिखा है, तो इन 3 पोजीशंस में हम कितनी तरह उसको परम्यूट कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, इधर 1 रखें, इधर 2, इधर 3। सेकंड, हम यहाँ 1 ही रहने दें, इन 2 को स्वैप कर दें, 3 और 2। दूसरा, हम इधर पहली पोजीशन में 3 रख दें और यहाँ 2 1, और फिर हम 3 रख दें और यहाँ 1 2, और इसी तरह पहली पोजीशन में 2 रख दें और फिर 1 3, और 3 2 रख दें और 3 1। और इस तरह हम देख रहे हैं कि ये 6 तरीके से, पहली पोजीशन में हम 1, पहली पोजीशन में हम 2, पहली पोजीशन में हम 3, इन्हें रखकर और दूसरे 2 को स्वैप करने के 2 ऑप्शन होते हैं। तो हमारे पास 3 into 2 6 पॉसिबल वे ऑफ प्लेसिंग देम है। ये कहते हैं हम परम्यूट कर सकते हैं इन 3 पोजीशन में, इन 3 ब्लॉक्स को इन 6 डिफरेंट वे अरेंज कर सकते, अरेंजमेंट्स, इसे परम्यूटेशन कहते हैं। परम्यूटेशन के लिए मैथ्स में हम साइन इस्तेमाल करते थे, ये फैक्टोरियल था, एक ऐसा था एंगल, और एक ये वर्टिकल एक्सक्लेमेशन टाइप। तो 3 परम्यूटेशन मींस, अगर मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करें तो आप 3 से शुरू करोगे और 1 तक जाओगे और मल्टीप्लाई करते जाओगे नंबरों को। 3 into 2 into 1 is 6. तो number of permutations can be calculated by this mathematical way, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 till 1 आप जाएं, उन्हें मल्टीप्लाई करते जाएं, और आपको जो आंसर आए, that is the number of permutation. You can arrange n things in n position. ये permutation में सीखी थी। इस साइफर में हम परमुटेशन ही का रूल इस्तेमाल करेंगे। किस चीज के लिए करेंगे? की के लिए करेंगे। वो क्या है? अगर हमारा लेटर्स का ही, जो नॉर्मल लेटर्स है, जो हमारे ए से और जेड तक हैं, इन्हीं लेटर को परम्यूट करने के लिए हमारी की जो है वो बताएगी कि किस तरह परम्यूट करो। ये 26 लेटर्स हैं, इनको परम्यूट करने के तरीके तो बहुत ज्यादा हैं। 26 फैक्टोरियल, विच मीन्स 26 into 25 into 24 into 23 till 1 इक्वल टू, इट्स ए वेरी ह्यूज नंबर। इन नंबरों को परम्यूट आप, यू कैन डू इट ए लार्ज नंबर ऑफ वेज। एनी वन वे ऑफ परम्यूटिंग इज द की। एक परमुटेशन की आउट ऑफ 26 फैक्टोरियल, वन पॉसिबिलिटी इज गिवन हियर कि आप n इस a की जगह यहाँ n कर दें, जब जहां भी कहीं a आए वहां n कर दें, b की जगह o कर दें, c की जगह a कर दें। तो ये एक की है परम्यूट करने का तरीका। ऐसी 26 फैक्टोरियल कीज पॉसिबल है इसमें। बट एनीवे, फॉर सम एल्गोरिथम आप कोई एक की सिलेक्ट करते हो उसमें से, ये आपने सिलेक्ट किए। अगर आप ये की सिलेक्ट करें तो आपका कोई भी प्लेन टेक्स्ट कैन बी ट्रांसलेटेड एज पर दिस की। क्या मतलब? अगर आपका ये मैसेज था, प्लेन टेक्स्ट ये थी, दिस मैसेज इज इजी टू एनक्रिप्ट बट हार्ड टू फाइंड द की, ये आपका एक मैसेज था, प्लेन टेक्स्ट। आपने कहा ओके, मैं परमुटेशन साइफर
जिसकी परमुटेशन की ये वाली है, इसे इस्तेमाल करके इसको एनक्रिप्ट करूंगा। इसको एनक्रिप्ट करने का मतलब आप टी, पहला लेटर टी देखोगे, आप कहोगे प्लेन टेक्स्ट के टेबल में टी कहाँ है, टी, टी के अगेंस्ट की जो है वो क्या बता रही है, इट इज सेइंग ओके यू यूज आई, की सेज रिप्लेस टी या सब्स्टिट्यूट टी बाय आई, आपने आई लिख दिया। एच, आपने टेबल में देखा एच कहाँ है, एच इज हेयर, आपने देखा इसको सी, इसकी जगह सी लिख दिया। तो की के मुताबिक प्लेन टेक्स्ट को रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया, और ये बन गई। अब आप जब ट्रांसमिट करेंगे तो साइफर टेक्स्ट ये जा रहा होगा, प्लेन टेक्स्ट ये था, बाय अप्लाइंग दिस परमुटेशन साइफर आपका ये साइफर टेक्स्ट जा रहा है। ऑफ कोर्स जिसके पास ये की है, जो आपका बॉब या दूसरे एंड पे वैलिड यूजर है, उसके पास भी ये की है, उसको भी पता है कि ये की है, ये टेबल, उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो इसको ट्रांसलेट बैक कर लेगा। वो कहेगा ओके ये साइफर में आई है, आई शुड गो टू आई ओवर हेयर की वाली साइड पे, और उसके अगेंस्ट टी, तो वो टी लिख लेगा। फिर वो कहेगा ओके नेक्स्ट इज सी, वो सी में जाएगा की साइड पे, और बैक देखेगा एच, वहाँ एच लिख लेगा, और वो बहुत आराम से इस साइफर टेक्स्ट से ये प्लेन टेक्स्ट कैलकुलेट कर लेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मगर जिसके पास ये की नहीं है, ये जो यहाँ पे दी हुई है टेबल में, वो नहीं कर सकता, he cannot decipher this thing, that is the algorithm। जैसे मैंने बताया we have very large number in 26 लेटर्स से अरेंज करने के तरीके 26 फैक्टोरियल हैं, जो मैंने आपको बताया 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 करके आप करेंगे तो वो नंबर आएगा 4 इंटू 10⁻26, इज वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा वेरिएशन है की। अच्छा, इसका एक मामला ये हुआ कि देखें पहले हमारे ब्रूट फोर्स मेथड से जो क्रिप्टा एनालिटिका अटैकर होता था, पिछले में एडिटिव साइफर में 26 अटेम्प्ट्स वर्स्ट केस, मल्टीप्लिकेटिव साइफर में 12 अटेम्प्ट्स वर्स्ट केस, एफाइन साइफर में 12 इंटू 26 312 अटेम्प्ट्स वर्स्ट केस। इधर कीज की पॉसिबिलिटीज 4 इंटू 26 है, तो इसके पास ब्रूट फोर्स अटैक इज ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस नाउ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वो आप इस चीज को 4 इंटू 26 टाइम्स अटेम्प्ट करें वर्स्ट केस में, तो आपको पता चलेगा कि की क्या है। ओके, तो आपने इस लिहाज से बड़ी प्रोग्रेस कर ली जब ये वाला एल्गोरिथम बनाया, आपने कहो आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, key has become very difficult to prove, brute force attack cannot be done, I have succeeded in my mission to make it difficult for cryptanalytic attacker। फिर आपने क्वेश्चन, हम आपसे पूछ रहे हैं इज इट वेरी सिक्योर, इज इट अनब्रेकेबल, फिर पीपल सेड कि यार ये इधर से ब्रूट फोर्स से तो अनब्रेकेबल हो गया। अच्छा, इसके अंदर वो भी नहीं थी कि दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वो मसला भी नहीं था, तो अब क्या करें, both schemes now fail, people thought we have achieved the solution, मगर बाद में mathematicians and attackers they keep working कि यार अब क्या करें, अब क्या करें, they found no, this can also be broken in fact pretty easily, but through another way, innovative alternate way, वो दोनों वे फेल हो गए। ना ही अब आप वो लीनियर इक्वेशन से इसको अटैक कर सकते हो एल्जेब्रिक, ना ही आप ब्रूट फोर्स से इसको कर सकते हो, मगर एक और लूप होल है, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर ले तो ये बड़े आराम से ब्रेक हो जाएगा। तो अब वो क्या है, अब हमें ये देखना है व्हाट इज दैट। ये वो है जो मैंने आपसे कहा था स्टैटिस्टिकल अटैक या स्टैटिस्टिकल और फ्रीक्वेंसी अटैक, दैट इज पॉसिबल। एंड व्हाट इज दैट, वो लैंग्वेज की रिडंडेंसी को इस्तेमाल करते हुए फाइंड कर लेगा कि इस साइफर टेक्स्ट का वैलिड प्लेन टेक्स्ट क्या होना चाहिए, शॉर्टकट मेथड है।
अच्छा वो क्या है, लेट्स लुक एट द स्टैटिस्टिकल अटैक। वो ये है कि ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर स्टैटिस्टिकल बिहेवियर होता है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ लेटर वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट लेटर्स की अकरेंस डिफरेंट होती है। लाइक इंग्लिश में सबसे ज्यादा कॉमन लेटर्स या वॉवल्स होते हैं या ये TRNIOAS, ये बहुत कॉमनली आते हैं। कोई भी इंग्लिश टेक्स्ट कुछ भी आप लाएंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। उसके अगेंस्ट दूसरा एक्सट्रीम, बीच में और दूसरे लेटर्स है, दूसरा एक्सट्रीम ये जो Z, J, K, Q, X, ये बहुत कम होते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी किसी भी टेक्स्ट में बहुत कम होती है। तो ये सिंगल लेटर के बारे में मैंने बताया। इसी तरह डबल और ट्रिपल लेटर का भी होता है, जैसे TH या THE दी या TH, IT इट, AT एट, ये सेकेंड लेटर्स की इनकी फ्रीक्वेंसी बड़ी ज्यादा होती है बनिस्बत और दूसरे लेटर्स के। तो डबल लेटर वाले वर्ड्स और ट्रिपल लेटर वाले वर्ड्स की भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है अकरेंस की। इस बात को स्टैटिस्टिशियन के लिए ये बड़ा गोल्डन होता है। अगर तमाम लेटर का बिहेवियर या फ्रीक्वेंसी या स्टैटिस्टिकल एक ही होता तो स्टैटिस्टिशियन कुछ नहीं कर सकता, वो फ्लैट हो गया। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस डिफरेंट है तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि वो उस बिहेवियर से वो लेटर्स ढूंढ ले। वो क्या है, उसने पहले टेबल बनाई, ये स्टैटिस्टिकल अटैक वाला है। इसने कहा कोई भी टैक्स जो मैं सारी दुनिया की टैक्स इकट्ठी करता हूँ और उनको गिनता हूँ और वो देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ ई की फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ 100 लेटर्स, परसेंटेज है ये, ई अकर्स 12.7%, टी अकर्स 9.1, ए 8.2। तो ये उसने ऑर्डर देके निकाला कि हर लेटर की फ्रीक्वेंसी देखिए, Z 0.01, 0.01, 0.02, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस या स्टैटिस्टिक्स वाइज ये प्रोबेबिलिटी निकल रही है इन लेटर्स। और इसी तरह ये दो वाले डायग्राम और ट्रायग्राम, ये वाले लेटर्स, इनकी भी उन्होंने फाइंड की। फिर उन्होंने क्या कहा, ये उसको प्लॉट करके उन्होंने बताया कि ए की जो है वो 8.16 है, बी की ये चार्ट की शक्ल में उसी फ्रीक्वेंसी वाली बात को जो टेबल में हमने देखी वो उन्होंने ड्रॉ की। अच्छा, अब इसने क्या कहा, इसने कहा ये टेबल ऑफ कॉमन डबल, इसने कहा कि मेरे पास अगर ये टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट, ये साइफर टेक्स्ट दे दिया उसे। अच्छा, मोनो अल्फाबेटिक साइफर की ये प्रॉपर्टी थी कि किसी भी एक लेटर के अगेंस्ट हमेशा सेम लेटर साइफर टेक्स्ट में होगा। उसने ये कहा कि अगर ऐसा है तो मैं साइफर टेक्स्ट में लेटर्स की परसेंटेज देखता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, और ये बात मैं फिर वहां से निकाल लेता हूं कि साइफर टेक्स्ट में कोई फनी सा लेटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इज एज हाई एज ई, तो मैं वहां से गैस कर लूंगा कि ओह ये तो ई के लेटर का साइफर टेक्स्ट होगा, क्योंकि हमेशा वो 1 to 1 रिप्लेस होना है। तो उसने कहा कि अगर उसको टेक्स्ट दिया, उसने इन सारों को गिना, हर लेटर जो यहां था उसकी परसेंटेज ऑफ अकरेंस निकाली, और उसने देखा जो सबसे हाईएस्ट अकरेंस का था, उसने कहा ये ई होगा, उसने उसकी जगह ई डाल दिए। फर्स्ट करो एक्स का हाईएस्ट एक्स निकला है सपोज, उसने तमाम एक्स की जगह ई डाल दिए। फिर उसने देखा सेकंड हाईएस्ट आर सपोज जे, उसने सारे जे की जगह जो नेक्स्ट है ई के बाद, नेक्स्ट हाईएस्ट क्या था यहाँ देखें, टी, उसने उनकी जगह टी लिख दिया, और इस तरह इस कोड को ब्रेक कर दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस के बेस पे। तो अब ये उसका सॉल्यूशन है कि ये टेबल
ये हमारा है वैल्यूज ए की 1, बी की ए की 0, बी की 1 2, ये हमारी वो टेबल है 1 2 3 25 वाली, ठीक। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स इन साइफर, उसने देखा आई जो है, ये जो सारा टेक्स्ट था उसने देखा आई 14 टाइम्स आया है, वी 13 टाइम्स आया है, एस 12 टाइम्स आया है और इस तरह। तो उसने कहा जो मोस्ट कॉमन करेक्टर है वो आई है, उसके 14 अक्रस है। तो उसने कहा सो इट विल बी द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाइज, जो हाईएस्ट अकरिंग चीज है वो ई होती है, तो ये ई का रिप्लेसमेंट होगा साइफर टेक्स्ट। तो उसने उससे अंदाजा लगाया कि अगर ये आई है जो सबसे ज्यादा अकर हो रहा है, और तो ये ई होगा। और इसी तरह उसने सारे लेटर्स को ये काम करके और यहां रिप्लेस कर सकता है। दूसरा, अगर उसको मजीद इंफॉर्मेशन है कि एक तो स्टैटिस्टिकल डाटा उसके पास था, दूसरा उसको किसी ने बताया कि इसके अंदर एल्गोरिदम कौन सा है, किसी ने कहा ये शिफ्ट साइफर है, ये कहा नहीं, उसको ये पता था कि ये शिफ्ट साइफर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी अटैक और नॉलेज ऑफ एल्गोरिदम भी आ जाए तो ये और भी आसान हो गया। फिर तो आपको सारी, पहले के बाद सारों को ट्राई नहीं करना। पहला आपने देखा ये 14 हाईएस्ट है, आपने कही आई होगा, तो आपने यहां से की भी देख ली आई, ये 14 टाइम्स था और ये आई 14 टाइम्स था, तो इसमें कहा गया आई। ओके ओके। और आपने कहा ये हाईएस्ट टाइम है, तो स्टैटिस्टिकली इट शुड बी ई, यानी ई को आई किया गया है इन ए शिफ्ट साइफर। तो ये इसका शिफ्ट जो है वो है 1 2 3 4, 4 की इज 4। तो स्टैटिस्टिकल से आपने कहा कि ये आई जो है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू ई, और आपको अगर ये मालूम था कि ये शिफ्ट साइफर है तो आपको की पता चल गई। उसके बाद आप सारे कोड को ब्रेक कर लो। अगर आपको ये नहीं पता कि ये शिफ्ट साइफर है, तो आप प्योर स्टैटिस्टिकल अटैक में पहले सबसे हाईएस्ट आई है तो इसकी जगह आपको पता चल गया कि ई होगा, आपने आई इस तमाम की जगह ई लिख दिए। फिर सेकंड हाईएस्ट जो है वो आपने कहा ये टी होंगे, उसकी जगह सारे टी लिख दिए। फिर थर्ड हाईएस्ट वो लिख दिए, और इस तरह आप थोड़ा बहुत इंग्लिश की बिहेवियर को भी मद्देनजर रखते हुए इसको ब्रेक कर सकते हैं। और ये अब उसकी ये मिसाल है कि ये एक साइफर टेक्स्ट दिया गया आपको, रिलेटिव लेटर फ्रीक्वेंसीज, उससे आपने कहा पी एंड जेड जो है वो ई एंड टी है, या पी हाईएस्ट था, जेड सेकंड हाईएस्ट था इसमें। तो आपने कहा ये पी की जगह ई लिख दो, जेड की जगह टी लिख दो, तो पी की जगह ई, जेड की जगह टी। फिर आपने चलो ऐसे ही सिंगल वाले भी और भी गैस कर सकते थे। फिर आपने फर्स्ट को ये किया कि जो जेड डब्ल्यू है ये सबसे हाईएस्ट है इसमें, जेड डब्ल्यू का पेयर। तो आपने कहा जो स्टैटिस्टिकल टेबल था उसमें टी एच सबसे हाईएस्ट होता है, तो जेड डब्ल्यू की जगह आपने टी एच कर दिए। इसी तरह जेड डब्ल्यू पी की जगह आपने टी एच ई डी कर दिए। ये डेटा से आप निकाल रहे थे कि हाईएस्ट का क्या है। और फिर ये जब कर दिए तो आपको काफी कुछ यहाँ नोन नजर आना शुरू हो गया। थोड़ी बहुत आपने इंग्लिश की नो हाउ को भी उसके साथ इंटीग्रेट किया, तो आप ये ब्रेक कर लिया। इट वॉज डिस्क्लोज यस्टरडे दैट सेवरल इंफॉर्मेशन बट डायरेक्ट, ये वॉज दिस। तो दिस इज ए इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कि आप इसको इस तरह से कर सकते हो स्टैटिस्टिकल अटैक। तो अब हमने सीख लिए मोनो अल्फाबेटिक और फिर पॉली अल्फाबेटिक, सॉरी मोनो अल्फाबेटिक के सारे केसेस चारों। ये हमने 3 पहले सीखे थे, अब ये सीखा है। अब हम कह रहे हैं ये खत्म हो गए मोनो के सारे। अब पोली, पोली क्या है? पोली अल्फाबेटिक, ये अब हम इस पे आ गए पोली अल्फाबेटिक। फर्क पोली और मोनो शुरू में मैंने बताया था। अभी जो ये स्टैटिस्टिकल अटैक हुआ है इसका मसला ही यही था कि क्योंकि एक लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट हमेशा
एक लेटर ऑफ साइफर टेक्स्ट से रिप्लेस होना था, इसलिए आपने वो काउंट बेस करके स्टैटिस्टिकली ब्रेक कर दिया। यहां जो हमने काम किया है इसमें, अगर लेट्स से यहां पर अगर किसी ने परमुटेशन साइफर इस्तेमाल किया होता, तो जैसे मैंने बताया की ब्रेक करने के 26 फैक्टोरियल बहुत कॉस्टली, अलजेब्रिक अटैक भी पॉसिबल ना होता, इम्पॉसिबल। उसको अब स्टैटिस्टिकल अटैक से ये 2-3 परसेंटेजेस को काउंट करके और ये मामला करके आपने ब्रेक कर दिया। तो मोनो अल्फाबेटिक साइफर की कमजोरी है कि उस पर आप कितना ही मुश्किल की और एल्गोरिदम बना लो, अटैकर वो सारी चीजें छोड़ के एक डायरेक्ट लैंग्वेज बिहेवियर पकड़ के उसको ब्रेक कर सकता है वेरी इजीली। तो अब आपका ये स्टैटिस्टिकल अटैक ने मोनो अल्फाबेटिक को फ्लैट कर दिया। नो एनी काइंड ऑफ मोनो अल्फाबेटिक, कितना ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, कितना ही कॉम्प्लेक्स की मेथड जो आप ना ब्रेक कर सकते हो, आप स्टैटिस्टिकल अटैक से उसको फ्लैट कर दो। और उसकी रीजन क्या है? देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन प्लेन टेक्स्ट लेटर एंड साइफर टेक्स्ट लेटर। तो वो काउंट से अंदाजा लगा लेता है। तो लोगों ने कहा अच्छा चलो लेट्स गेट टू सम अदर वे ऑफ डूइंग इट। वो पॉली अल्फाबेटिक आया। उन्होंने कहा ये मसला सारा इसलिए आ रहा है कि हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो काउंट से पकड़ा जाता है। हाउ अबाउट 1-to-many? अगर हम ऐसे एल्गोरिदम बनाएं कि एक दफा टेक्स्ट में जब ए आए तो उसकी जगह आर हम लिख दें, दूसरी दफा जब टेक्स्ट में ए आए तो उसकी जगह एस लिख दें, तीसरी दफा ए आए तो हम टी लिख दें। अब वो जो अटैकर है उसको तो साइफर टेक्स्ट में ये वाले डिफरेंट नजर आएंगे, तो वो तो ये रिलेशन कर ही नहीं सकता कि जो हाईएस्ट है वो ई होगा। इस शॉक में पॉली अल्फाबेटिक का साइफर आया 1-to-many, यानी एक लेटर के साइफर टेक्स्ट मुख्तलिफ टाइमों में या मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट लिख दिए ताकि क्रिप्टोनालिस्टिक अटैक हार्डर हो जाए और फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर जो है वो मुश्किल हो जाए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाजा लगाना। पॉली अल्फाबेटिक साइफर में ये मुख्तलिफ तरीके हैं। 2 तरीके 1 लेटर टू 1 लेटर रिप्लेसमेंट के हैं, यूनिलेटर यानी एक लेटर की रिप्लेसमेंट हर दफा डिफरेंट वेब्स में होगी इसमें, मगर एक लेटर की रिप्लेसमेंट। कुछ मेथड है पेयर ऑफ लेटर्स को आप रिप्लेस करते हैं डिफरेंट लेटर्स से, वो ये है। तो हम पहले एक लेटर की रिप्लेसमेंट बाय डिफरेंट लेटर्स एवरी टाइम के मेथड्स को देखते हैं। एक ऑटो की साइफर है और एक वाइगनर साइफर है। ये 2 साइफर इस डोमेन में हम देख रहे हैं। व्हाट इज ऑटो की साइफर? ऑटो की साइफर, अगर आपका एक प्लेन टेक्स्ट है जो ये था, वेयर वी आर डिस्कवर्ड सेज समथिंग लाइक दैट, ये आपका प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स थे। ऑटो की साइफर में आप एक की सीक्रेट की होती है वो सिलेक्ट की आपने। इस केस में आपने कहा मेरी सीक्रेट की है डिसेप्टिव, ये जो रेड में लिखी हुई है। आपने पहले ये डिसेप्टिव लिया और प्लेन टेक्स्ट, ये आपकी की है, यहां आपने प्लेन टेक्स्ट ली, ये प्लेन टेक्स्ट, ये प्लेन टेक्स्ट है, ये वेयर वी आर डिस्कवर्ड सेज योरसेल्फ, ये प्लेन टेक्स्ट है। ये आपने एक की बनाई जिसमें शुरू में डिसेप्टिव लिखा और उसके आगे क्योंकि प्लेन टेक्स्ट आपके पास कुछ आ चुकी थी, उसके आगे आप प्लेन टेक्स्ट जोड़ते गए एज ए की। विद ए डिले की में आपने प्लेन टेक्स्ट भी डाल दिया। अब साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करने का तरीका हमारा नॉर्मल है कि आप प्लेन टेक्स्ट लो, उसमें प्लस की करो और उसको अगर ये लेटर्स हैं तो mod 26 करो
जो आंसर आए वो साइफर टेक्स्ट। हमारा नॉर्मल तरीका कैलकुलेट करने का ये है कि आप इनके नंबर लो। फर्स्ट को डी डब्ल्यू जो था वो 22 था आपके टेबल में, जो 0 से 25 तक हमारा टेबल है उसमें W इज 22। ये हमारा Z26 का सेट है, W इज 22। की का जो D है वो दैट इज 3, 22 प्लस 3 25 मॉड 26 इज 25, तो ये Z। फिर आपने कहा ओके मेरा E जो है इट इज 4, इधर की का E भी 4 है, 4 प्लस 4 8 मॉड 26 जो का आंसर आया वो दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू I। और इस तरह एक एक लेटर को ऐड करके मॉड 26 लेके जो आंसर आते गए वो साइफर टेक्स्ट में लिखते गए। अब आपकी की ओरिजिनल की तो इतनी छोटी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर की थी, मगर बाय द टाइम आपने की के 9 लेटर्स पूरे किए, आपके ये की टेक्स्ट के इतने लेटर्स आ चुके थे, तो आपने कहा मैं की में टेक्स्ट के लेटर्स ऐड करता जाऊंगा और ये काम करूंगा। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये ऑटो की सब कि इधर जब W आया तो उसकी की डी थी, तो साइफर टेक्स्ट का एक आंसर आया। अगर किसी और जगह W आता, यहाँ W आपके इसमें नहीं आया, चलो अगर ये E आया तो यहां पर आपकी की E थी, तो आपने 4 प्लस 4 8, साइफर टेक्स्ट 8 था। अब आपका जब यहां E आया तो उसके अगेंस्ट ये मैं देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इसके अगेंस्ट यहाँ P था, तो अब इसमें E में आपने P का नंबर ऐड किया और मॉड लिया, तो अब इस E का आंसर साइफर टेक्स्ट में डिफरेंट होगा, इस E का आंसर साइफर टेक्स्ट में डिफरेंट होगा। तो ये पॉली अल्फाबेटिक भी हो गया कि हर जगह E के आपको डिफरेंट साइफर टेक्स्ट आप लिख रहे हैं। मोनो अल्फाबेटिक में जहां जहां E आता है उसका एक ही आंसर है, जहां जहां ए आएगा उसका एक ही रिप्लेसमेंट। इसमें एक ही ई की डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिप्लेसमेंट। ये पॉली अल्फाबेटिक साइफर बाय ऑटो की तरीके से हो गया। अच्छा, अब इसी में जो दूसरा था ये इसकी कैलकुलेशन, मैंने जो नंबर की कैलकुलेशन की थी, ये वाला प्लेन टेक्स्ट इस की के जरिए ये साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। वाइगनर साइफर ये एक दूसरा साइफर जो है, ये मल्टीपल शिफ्ट साइफर इसमें इस्तेमाल होते हैं। इसमें की फर्स्ट करो K1 से लेकर KD तक है, उसका साइज D है, और ये की आप बार बार रिपीट करते हैं। तो इस केस में अगर आपकी की डिसेप्टिव थी तो आपने डिसेप्टिव के आगे प्लेन टेक्स्ट को ज्वाइन करने के बजाय डिसेप्टिव ही को रिपीट किया, डिसेप्टिव 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 चलता जाएगा, और नीचे आप कोई भी प्लेन टेक्स्ट दें इस की के साथ ऐड करके मॉड लें, ये आपका साइफर टेक्स्ट बनेगा। इसमें भी वही बात होगी कि अगर प्लेन टेक्स्ट में यहाँ ई है और इधर ई था, जब दोबारा ई आया तो पी आया, अब यहां जब ई आया तो फिर कुछ और सी आ गया, क्योंकि ये अलाइनमेंट इज डिफरेंट देन दिस अलाइनमेंट। तो अगेन फॉर द सेम लेटर इन प्लेन टेक्स्ट यू विल कीप गेटिंग डिफरेंट आंसर इन साइफर टेक्स्ट। तो जो पॉली अल्फाबेट में, पॉली अल्फाबेट में यही है कि एक प्लेन टेक्स्ट सेम साइफर टेक्स्ट से रिप्लेस ना हो, हर दफा एक नया साइफर टेक्स्ट आ जाए। तो ये इसमें भी नया साइफर टेक्स्ट आएगा। ओके, और अब इसमें ये यही कि अगर आपकी की मैंने बताया फर्स्ट को इस एग्जांपल में की पास्कल है, इसका साइज 6 है, तो आपका अगर ये प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है, तो आपने इस की को बार बार रिपीट करना है, हर दफा यहाँ पी, यहाँ ए, यहाँ एस, यहाँ सी। अच्छा, तो यहाँ आपने असल में यहाँ पहले पास्कल इस्तेमाल करना है, फिर यहाँ पास्कल इस्तेमाल करना है,
फिर इसको आप इस शक्ल में कहें तो आप कहेंगे यहाँ पी इस्तेमाल होगा, उसके बाद फिर यहाँ पी इस्तेमाल होगा, 6 लेटर के बाद फिर यहाँ पी इस्तेमाल होगा। तो इसने ये किया कि मैंने इन सारे लेटर्स पे जिन पे पी इस्तेमाल करना है वो हर 6 लेटर मैंने यहाँ लिख दिया, और पी के साथ ये साइफर टेक्स्ट। हर एच के बाद 6 लेटर को मैंने यहाँ लिख दिया, उसके साथ ए, ये साइफर। तो अब आपके ये जो आंसर्स है, ओके, तो वही बात यहाँ पास्कल पास्कल लिख के जो करना था उसको आपने थोड़ा सा ग्रुप करके कर दिया और वही बिहेवियर ले लिया। अच्छा, अब इसके अगले 2 साइफर जो हैं वो ये वाले हैं। इसमें आप एक पेयर ऑफ लेटर को रिप्लेस करेंगे बाय अनदर पेयर ऑफ लेटर, और वो हर दफा डिफरेंट होगा, इसलिए वो पॉली अल्फाबेटिक ही कहलाएगा, मगर आपका जो स्टेप साइज है वो पेयर ऑफ लेटर्स है। उसके ये प्लेफेयर साइफर और हिल साइफर है। Okay, we will we have finished the time, तो okay, I will not, ये इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा लेंथी है प्लेफेयर साइफर की ये बनाना। ओके, we'll discuss it in our next class, these two. Any question for things we have covered up till now, और आपको क्लियर ना हो या आपको पूछना है, पूछिए। सर ये जो सर आपने इक्वेशन वाला करवाया है, कौन सा जी, कौन सा? हेलो जी, अबू बकर बोलिए। सर आपने वो जो क्या कहते हैं प्लेन टेक्स्ट वाला बताया था कि इसमें इतनी दफा ये एलिमेंट मौजूद है और इसे इससे रिमूव कर देना है, वो उसे कैसे पता लगेगा कि इसे इससे रिमूव करना है? ओके, मतलब ये रिप्लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ करना है। अटैक या स्टैटिस्टिकल बिहेवियर वो इस तरह है कि हमारी इंग्लिश में हमें पता है कि कोई भी इंग्लिश टेक्स्ट लें तो हमेशा ई की अकरेंस सपोज हाईएस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, आप एक कोई आपने एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम इस्तेमाल किया, और जब उसको इस्तेमाल करके उसकी आउटपुट निकली तो आउटपुट बड़ी फनी थी। आपके उस आउटपुट में जब देखा हमने हमने देखा इसमें सबसे ज्यादा जेड अकर हो रहा है। आपका एक एनक्रिप्टेड कोड आया, उसमें देखा कि यार इसमें जेड बेतहाशा दफा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब नॉर्मल इंग्लिश में अकोरेंस सबसे मैक्सिमम तो ई की होती है। हमने यहां से गैस कर लिया कि यार ये जो साइफर टेक्स्ट है इसमें जो सबसे ज्यादा चीज अकर हो रही है जेड, एक्चुअली इट मस्ट हैव बीन ई, जिसको एनक्रिप्ट करके जेड बनाया गया है बाय सम मेथड जो हमें नहीं पता। तो हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबली दिस जेड इज ई। तो आप उस साइफर टेक्स्ट में हर जगह जेड की जगह ई लिख दोगे। वो कुछ और नहीं हो सकता सर? जी मतलब वो फार्मूला कोई और नहीं हो सकता? नहीं, फॉर्मूले कुछ तो नॉन स्टैटिस्टिकल के तो बड़े डेफिनेट थे ना, जैसे आपने वो इक्वेशंस दो एल्जेब्रिक अटैक किया, 2 इक्वेशनों को सॉल्व किया और एग्जैक्ट K1 K2 फाइंड कर लिए कैलकुलेट करके मैथमेटिकली। दूसरा मेथड, आपने ब्रूट फोर्स में बारी बारी कीज को ट्राई किया और जब आपको सही आंसर मिल गया डिक्रिप्टर से तो आपने कहा ये रही की। ये एब्सोल्यूट वाले मेथड थे। अच्छा, ये मेथड जब हमने बताया कि जब उसने की परमुटेशन की इस्तेमाल की तो की कॉम्बिनेशन इतनी ज्यादा थी कि ब्रूट फोर्स अटैक से वो नहीं कर सकता था, फेल हो गया। इक्वेशन वाला मेथड जो लीनियर का था वो भी नहीं चल सकता था, वो भी फेल हो गया। अब सवाल हुआ कि यार ओके, ये तो अनब्रेकेबल कोड बन गया अगर आपने परमुटेशन की इस्तेमाल कर ली। अब क्लेवर पीपल ने लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके उसको ब्रेक कर दिया। स्टैटिस्टिकल अटैक, स्टैटिस्टिकल अटैक इज ए वेरी वेल नोन अटैक कि जिसमें आप बहुत आराम से ये बिहेवियर एनालिसिस कर लेते हैं। यानी उसमें
लोगों को पता होता है कि यार ये इवेंट इस फ्रीक्वेंसी से अकर होना है, तो अगर वहां उसकी जगह कोई पोज करके कोई और लेटर आया हुआ है, फ्रंट पे जेड आया हुआ है, लेकिन आपने कहना यार जो भी कोई इंग्लिश थी उसमें तो ई सबसे ज्यादा आना था, इसका मतलब है इसने किसी भी तरीके से ई को जेड बनाया हुआ है। आपने उस साइफर टेक्स्ट में हर जगह जेड की जगह ई लिख दिया। अच्छा, फिर आपने उस साइफर टेक्स्ट तो एब्सर्ट होती है ना, फिर आपने साइफर टेक्स्ट में ढूंढा और आपने कहा यार इसमें जेड के बाद क्यू सबसे ज्यादा आया हुआ है। अच्छा, अब आपको पता है यार इंग्लिश में तो क्यू की तादाद परसेंटेज वाइज जो आपने टेबल्स बनाए हुए हैं, पूरी इंग्लिश की बड़ी बड़ी बुक्स को एनालाइज किया हुआ है, क्यू की परसेंटेज 0.01 होती है, और ये यहाँ पर 80% आ रही है, बहुत हाई आ रही है। आपने कहा ओके, इट इज मोस्ट प्रोबेबली द टी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में टी सेकंड हाईएस्ट नंबर पे आता है। आपने उस साइफर टेक्स्ट में हर जगह जहां क्यू लिखा था वहां टी लिख दिया। इस तरह जब आपने स्टैटिस्टिकल तरीके से वहां नंबर रिप्लेस किए, थोड़ी देर बाद आपको वहां मीनिंगफुल इंग्लिश नजर आना शुरू हो जाएगी। मे बी कुछ लेटर्स आप अपने कॉमन सेंस से भी ऐड कर दो, लेकिन बहुत मीनिंगफुल इंग्लिश आफ्टर फ्यू अटेम्प्ट्स आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तो ये तो सर इसके स्टैटिस्टिकल वे है। पीछे स्टैटिस्टिकल वे बहुत बहुत जगह मैथमेटिकल ये इस्तेमाल होता है। आपका जो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें जो ट्रांसमिशन एक एंड से दूसरे एंड पे जाती है, रास्ते में वाइट नॉइज और बहुत सारा नॉइज होता है जो आपकी उस स्पीच को या उन लेटर्स को तब्दील कर देता है, उन बिट पैटर्न्स को करप्ट कर देता है, और वो दूसरे एंड पे, रिसीविंग एंड पे आप प्योरली ये स्टेटिस्टिकल उससे फाइंड कर लेते हो कि व्हाट इज द राइट वन। एरर करेक्शन कोड और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आप अपनी तमाम कम्युनिकेशन के नॉइज एनवायरनमेंट में मामलात को हैंडल करके ठीक करते हो। तो स्टैटिस्टिकल बिहेवियर इज ए वेरी पावरफुल टेक्निक ऑफ डूइंग थिंग्स। इवन इन डीप लर्निंग वगैरह जो आजकल एआई में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें भी आपको स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, आप इमेजेस देते जाते हो, उसको दिखाते जाते हो सिखाने के लिए, और वो एक पैटर्न बिहेवियर का बना लेता है, स्टैटिस्टिकल पैटर्न, कि यार जो इस तरह मैं चीजें देखता हूँ ये कार है, जो इस तरह मैं चीजें देखता हूँ मेरा बिहेवियर जो है स्टैटिस्टिकल ये डॉग है, और वो पिक्चर पहचान लेता है डीप लर्निंग वाला सिस्टम के यार ये कैट है और ये डॉग है। तो स्टैटिस्टिकल थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल एट लॉट ऑफ प्लेसेस, और सेम थिंग दे यूज्ड हियर एंड ब्रोक द होल कोड, जिसके बारे में लोगों ने सोचा था यार ये तो बस फाइनल बन गया, ये तो ब्रेक ही नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये इसके पीछे ये स्टैटिस्टिकल जो है, इसके पीछे कोई फार्मूला वगैरह नहीं यूज हुआ होता जिस तरह इन बाकी इनक्रिप्शन के पीछे हाँ ना, यूज हुआ होते हैं? इसके पीछे फार्मूला इस जगह, वो स्टैटिस्टिक्स तो इज ऑल मैथमेटिक्स एंड फार्मूला, इस जगह एवरेज ऑफ, इस जगह परसेंटेज आप कैलकुलेट कर रहे हो कि आपने यहाँ ये नंबर है, ये मैं इस पे चला जाता हूँ आपके, ये यहाँ भी है और इधर भी है, ये हमने क्योंकि एग्जैक्ट एग्जांपल, इसमें आपने आपके ये फर्स्ट को 85 या 320 लेटर्स थे, आपने उसमें पहले गिने, सपोज आई गिने, ठीक है, आई की तादाद आई 60 by 320 is the percentage of I in this data. फिर आपने इसमें V गिने, number of V's divided by total number of letters will be the percentage of V's. अब ये परसेंटेजेस को आप लेके गए, ये जो परसेंटेज का टेबल था आपके पास, ये आपने देखा कि मेरा हाईएस्ट मैचिंग इसमें कौन सा है। आपने आई का जो परसेंटेज आपकी सपोज सबसे हाई आई थी, आपने इसमें देखा विच इज द हाईएस्ट इन एन इंग्लिश थिंग, टेबल ने दिखाया ई इज द हाईएस्ट। आपने कहा ओह, मेरा वहां जो परसेंटेज हाईएस्ट वी का आ रहा है वो ई से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। इसी तरह आपने दूसरा लेटर लिया, उसको परसेंटेज निकाली, सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज आई, उसको आपने देखा मेरे इस स्टैटिस्टिकल डाटा में सेकंड हाईएस्ट क्या है,
वो आपने देखा ये टी है, टी इज द सेकंड आई, आपने उसको टी डिक्लेयर किया। तो ये मैच जो आपका है स्टैटिस्टिकल उसका, वहां आपने परसेंटेजेस कैलकुलेट की अपने डेटा में, और उन परसेंटेजेस को ऑर्डर दिया हाईएस्ट टू लोएस्ट, और इन परसेंटेजेस के मुताबिक वहां से लेटर फाइंड किया। इसमें ये वाली कैलकुलेशन है, ठीक है? ऑलराइट, जी सर। ओके, ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, अल्लाह हाफिज।